नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास विमर्श में जो विमर्श कर रहे हैं वह है गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल क्यों कहते हैं। अमूमन ये प्रश्न कई परीक्षाओं में आता है और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हम ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों की दृष्टि से देखें तो कई बार विद्यार्थी ये समझ नहीं पाते कि स्वर्णकाल से मतलब क्या है, क्यों इसको स्वर्णकाल कहते हैं। क्या इसमें कोई सोने की खदानें थीं या बहुत ज़्यादा सोने का आयात निर्यात होता था, क्या चक्कर है। तो कई बार वो कंफ्यूज होते हैं। ऐसा नहीं है। आज हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे कि गुप्त काल को स्वर्णकाल क्यों कहते हैं। गुप्त काल प्राचीन भारत का एक ऐसा काल था जिसमें हर क्षेत्र में विकास हुआ, वो चाहे कला हो, साहित्य हो, सांस्कृतिक जो व्यवस्था हो उस दृष्टि से, आपके राजनीतिक दृष्टि से, इन सारी चीज़ों को मिलाकर अगर हम देखें या आर्थिक दृष्टि से, इन सारी दृष्टियों से देखेंगे तो गुप्त काल हमें एक कंप्लीट दिखाई देता है, जिसको हम कह सकते हैं कि समृद्धि का युग था। सबसे बड़ी बात, ये एक शांति का युग था। इस समय राजनीतिक शांति थी। दूसरा, ये धार्मिक रूप से सहिष्णु राजाओं का समय था। गुप्त शासक जो थे वो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। उनके समय में सभी जो उस समय प्रचलित धर्म थे, जैसे बौद्ध और जैन धर्म मत उस समय प्रचलन में थे, तो उन सभी को बराबर प्रश्रय मिला। स्वयं जो गुप्त थे, हम देखेंगे उनकी जो उपाधि मिलती है, वे अपने आप को परम भागवत उपाधि देते थे। उनकी उपाधियां मिली हैं अभिलेखों में, परम भागवत भट्टा रख करके। लेकिन उन्होंने कहीं भी किसी अन्य धर्म मत को मानने वाले व्यक्ति को या उनसे संबंधित जो मठ वगैरह थे, उनको कहीं मंदिरों को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो धार्मिक रूप से सहिष्णु जो भारत की आत्मा में है, धर्म सर्वधर्म संभाव, ये उनका एक पार्ट था। दूसरा, इनका दूर विदेशों तक, जावा, सुमात्रा, सुमेर, क्रीट, अन्य जो देश थे जो समकालीन थे, उन तक इन्होंने अपनी भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था को पहचान दिलाई या उसको पहुंचाया। दूसरा, जो हरिसेन इनका मंत्री था, उसकी प्रयाग प्रशस्ति मिलती है, जिसमें इनको सर्वराजोक्षेता कहा गया है, यानी समस्त राजाओं को पराजित करने वाला। और केवल एक अभिलेख में ऐसा लिखा है इसलिए नहीं, इनके उत्तरापथ अभियान या दक्षिणापथ अभियान को देखें गुप्तों के, तो मालूम चलेगा कि उन्होंने किस प्रकार से राजनीतिक एक संपूर्ण भारत में अधिकार किया और किस तरह से उन्होंने जीता। और दक्षिण भारत में भी अपनी पुत्री का विवाह करके, क्योंकि प्राचीन काल में विवाह के माध्यम से जो संबंध होते थे, वैवाहिक संबंध, उनसे भी राजनीतिक विस्तार करते थे या उनसे संधियां की जाती थी। तो प्रभावती गुप्ता को वाकाटक राज्य में विवाह कर इन्होंने दक्षिण भारत तक अपना अप्रोच को बढ़ाया। तो इस तरह से, और इनके प्रमाण केवल एक अभिलेख में नहीं है। जो सिक्के हैं गुप्त काल के, उन गुप्त काल के सिक्कों के आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि गुप्तों की जो इनको गुप्त काल को स्वर्णकाल क्यों कहते हैं, जो इनकी सोच थी इनके शासकों की, सभी शासकों की। जैसे अगर हम सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, भारत एक नैतिक और सांस्कृतिक देश है। तो इसमें जो समुद्रगुप्त ने अपने माता पिता की स्मृति में सिक्का बनवाया था, राजा रानी प्रकार का स्वर्ण सिक्का था। तो माता पिता कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त और कुमार देवी, इनकी स्मृति में उसने ये सिक्का चालू किया था, ढलवाया था, और ये स्वर्ण सिक्का था। तो इससे दो पक्ष क्लियर होते हैं। एक, उस समय माता पिता को सम्मान देना, यानी बुजुर्गों को सम्मान देना, वो एक नैतिकता लोगों में थी, समाज में थी, क्योंकि राजा ऐसा कर रहा है तो समाज तो कर रहा है, यथा राजा तथा प्रजा। दूसरा, इससे एक पक्ष और क्लियर होता है कि जो समुद्रगुप्त का समय था, वो अन्य देशों तक उसका व्यापार व्यवसाय था, क्योंकि स्वर्ण सिक्का है। सोना हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के रूप में मान्य रहा है। आज भी हम देखें, अखबारों में पढ़ते हैं कि इस समय दुनिया के प्रत्येक जो रिजर्व बैंक हैं, दुनिया के विभिन्न देशों के रिजर्व बैंक, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोना खरीद रहे हैं।
क्योंकि जिनके पास जितना सोना रिजर्व में होगा वो उतना मजबूत राष्ट्र होगा। भारत भी खरीद रहा है। पिछले 2-4 सालों में भारत ने जितना सोना खरीदा है, काफ़ी लंबे समय से इससे पहले नहीं खरीदा था, क्योंकि सोना समृद्धि की निशानी है। तो एक दूसरा पक्ष इसका ये भी है। अब इसी में हमें जो गुप्तकालीन सिक्के मिलते हैं, जो समुद्रगुप्त का ही सिक्का है, तो अश्वमेध यज्ञ प्रकार का सिक्का है, जो इस बात की पुष्टि करता है जो हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है, सर्वराजो छेत्ता, समस्त राजाओं को पराजित करने वाला, वो उसकी पुष्टि करता है। क्योंकि हम जानते हैं अश्वमेध यज्ञ तभी किया जाता है जब आप सभी राजा अन्य राज्यों को या तो पराजित कर लें, या उन्होंने आपकी मित्रता स्वीकार कर ली या अधीनता स्वीकार कर ली, तभी आप अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं। और इसका प्रसंग हम देखें तो रामायण में हमें इसका प्रसंग मिलता है, जहां श्री राम ने अपना जो अश्वमेध यज्ञ किया था विश्व विजयी होने के लिए, और उन्होंने एक अश्व छोड़ा था एक चतुरंगी सेना के साथ, कि जो कोई भी इस अश्व को लगाम पकड़ेगा तो उसे या तो युद्ध करना पड़ेगा या उनकी शरण में आना पड़ेगा। और वो लवकुश प्रसंग जो है वो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि सब जगह से वो जीता है, उनके बच्चों ने, वो एक अलग कहानी है। लेकिन उसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, यानी राजा वही अश्वमेध यज्ञ कर सकता था जिसकी अधीनता या तो सभी ने स्वीकार कर ली या उसने सभी को पराजित कर लिया। तो हरिशेन की ये बात जो उसने प्रयाग प्रशस्ति में लिखी थी ये क्लियर होती है। इसी प्रकार ये उसके, यानी इनकी राजनीतिक व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि ये प्राचीन भारत का स्वर्ण काल था, इसको हम कह सकते हैं राजनीतिक दृष्टि से। और इन्होंने अपने यहाँ धर्मामात्यों की नियुक्ति की थी, मंत्रियों की नियुक्ति की थी। इस प्रकार का इनका एक मंत्रिमंडल था, जिसमें जैसे युवराज था, युवराज को भट्टारक कहते थे, युवराज भट्टारक है जो सम्राट का ज्येष्ठ पुत्र था, कुमारामात्य है, महासेनापति है, महाबलाधिकृत हैं, महादंड नायक हैं, जो न्यायाधीश जैसी व्यवस्था, जो दंड देने वाले थे उनको ये अधिकार था, महादंड नायक हैं, महाप्रतिहार है। इस तरह से उनकी पूरी एक जो प्रशासन की व्यवस्था थी वो इसमें थी। तो प्रशासनिक दृष्टि से भी वो मजबूत थे, सम्राट तो स्वयं था ही। अब हम देखें सिक्के के आधार पे इसको किस प्रकार हम देखेंगे, स्वर्ण काल है ये। केवल अगर हम सिक्के के आधार पर देखेंगे तो हम इसका व्याख्या कर सकते हैं। तो एक इनका धनुर्धारी प्रकार का सिक्का मिला है, अर्थात जो राजा है समुद्रगुप्त वो श्रेष्ठ धनुर्धर है। धनुर्धर है इसका मतलब उसका निशाना अचूक रहता था, और उसी की स्मृति में इन्होंने सिक्के, आज भी हम देखते हैं। अभी कुछ समय पहले भारत सरकार ने कुछ सिक्के जारी किए थे, और वो विशेष अवसरों पे स्मृतियों में, तो स्मृतियों में जारी किए गए जो सिक्के होते हैं वो उस देश की उस व्यवस्था की ओर इंगित करते हैं कि इसकी मान्यता है। जैसे भारत में जब एशियन गेम हुए थे तो उसमें एक अप्पू, उसका शुभंकर था, तो अप्पू के सिक्के छपे थे। आज भी हम देखते हैं किसी पे सरदार पटेल का चित्र है, किसी पे महात्मा गांधी का सिक्के, महात्मा गांधी के तो नोटों पे भी बहुत हैं, जवाहरलाल नेहरू जी का है, इंदिरा जी का है, या खेती करता हुआ किसान, हलधर किसान, आप नोट के पीछे देखेंगे ट्रैक्टर खेतों में चलते हुए। ये इस बात का प्रतीक है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो इस प्रकार से सिक्कों के माध्यम से हम तत्कालीन समाज की जो ऐतिहासिक व्यवस्था है उसको हम प्रकाशित कर सकते हैं, उसका लेखन कर सकते हैं केवल सिक्कों के आधार पर। तो धनुर्धर था। इसी प्रकार वीणाधारी प्रकार का सिक्का समुद्रगुप्त का मिलता है, जो वीणा बजा रहा है। वीणा बजा रहा है इसका अर्थ क्या हुआ कि गुप्तों के समय में जो कलाकार थे, जो साहित्यकार थे, उनको मान्यता मिली हुई थी। वीणाधारी प्रकार यानी संगीतकारों को प्रश्रय मिला था। और ये तो हम जानते ही हैं कि कालिदास गुप्तकालीन ही है। तो कालिदास ने श्रेष्ठ साहित्यिक रचना की, मेघदूत लिखा, रघुवंश लिखा, और भी कई, और उनके समकालीन और कई ऐसे लेखक हुए जिन्होंने साहित्यिक रचना की। तो साहित्य की दृष्टि से भी गुप्त काल को हम स्वर्ण काल कह सकते हैं। इसी प्रकार व्याघ्रहंता, ऐसा एक, यानी व्याघ्र को मारने वाला, व्याघ्र बड़ा पराक्रमी जानवर होता है, और उसको मारने वाला यानी श्रेष्ठ शिकारी शासक, ये भी एक सिक्का मिला। यानी वो समय समय पर शिकार इत्यादि के लिए जाते थे। तो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, क्योंकि इनके अभिलेखों में इनको परम भागवत भट्टारक
करके उपाधि मिलती है। यानी परम भागवत जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, जो भागवत धर्म है वो वैष्णव धर्म की एक शाखा है और ये उसको मानने वाले थे। तो इस प्रकार से उस दृष्टि से भी हम जो गुप्त काल है उसको स्वर्ण काल कह सकते हैं, उसकी सांस्कृतिक दृष्टि। और गुप्त काल को स्वर्ण काल कहने का एक बहुत बड़ा आधार है इनकी कला। अब कला में है मूर्ति कला, चित्रकला और भवन निर्माण। तो गुप्तों ने कई सारे मंदिर बनवाए, गुप्तकालीन कई मंदिर भारत में आज भी हैं। तो उनकी जो श्रेष्ठ डिजाइन है, उनका जो स्थापत्य है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो उस स्थापत्य को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि गुप्तों की स्थापत्य कला अतुलनीय थी, सर्वश्रेष्ठ थी। साथ में इनकी मूर्ति कला, हम देखते हैं कि मौर्य काल के बाद जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ा, उससे पहले जैन धर्म प्रचलन में रहा, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा बढ़ा। कुषाणों ने उसको और आगे विस्तृत किया। मथुरा और गांधार कलाएं भी विकसित हुई। गुप्त काल में मथुरा कला पे ज्यादा काम हुआ और इससे पहले कुषाण काल में बुद्ध की प्रतिमा बन रही थी या अन्य और प्रतिमाएं बन रही थी, लेकिन जो वैदिक धर्म से संबंधित या सनातन धर्म से संबंधित प्रतिमाएं थी वो नहीं बन रही थी। गुप्तों ने, यानी इनको हिंदू धर्म पुनरुत्थान करता भी कहा जाता है, इन्होंने उस सनातन धर्म को पुनर्स्थापित किया। पुष्यमित्र शुंग को भी हम देखते हैं, उसने भी काम काफी किया, लेकिन इन्होंने जो विष्णु की दशावतार प्रतिमाएं हैं वो गुप्त काल में ही बनना प्रारंभ हुई हैं। आप देखेंगे विभिन्न संग्रहालयों में आपको मिलेंगे, बराह है, कच्छप है, आपके परशुराम हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, ये सब जो उनके दशावतार प्रतिमाएं हैं ये सब गुप्त काल के समय में ही बनी हैं, वामन प्रतिमा इत्यादि जो भी हैं। तो मूर्ति कला की दृष्टि से भी श्रेष्ठ है। आपने अजंता की जो गुफाएं देखी, उनमें जो चित्रकला देखी है, उसमें बौद्ध चित्रकला देखिए। आप स्वयं परम भागवत थे, ये अपने आप को वैष्णव धर्म के अनुयायी मानते थे, लेकिन फिर भी इनके समय में जो कलाकार था वो बुद्ध की चित्रकला कर रहा है अजंता में और उसको प्रश्रय मिल रहा है। सांची के स्तूप इत्यादि जो थे आप देखेंगे, उसमें उदयगिरी में भी इन्होंने काफी काम किया। तो बुद्ध धर्म के संरक्षण की दृष्टि से भी इन्होंने काम किया, उन स्थानों को डेवलप किया। सांची के स्तूप पे भी इन्होंने काम किया, उनको आगे यानी प्रश्रय दिया, उसको महत्व दिया। तो ऐसा नहीं कि केवल भागवत धर्म को मानने वाले तो और धर्मों को मानेंगे नहीं। तो इस तरह से गुप्तों ने हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया। इस आधार पर हम गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, जो बच्चे खासतौर पर बीए फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे जरूर पढ़ें और अपनी बुक से इसकी डिटेल पढ़ें, क्योंकि सारी चीज़ें वीडियो में कहना संभव नहीं है, कम समय में इनको कहना पड़ता है। तो मैंने केवल छूते हुए बातें कही हैं आपसे। तो आप गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, इस दृष्टि में इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें। यह आपको 500 शब्दों में लिखने आएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको पढ़ें और सफल हो। इसी प्रकार के अन्य विषयों पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। यदि आप इतिहास विमर्श से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इतिहास विमर्श से जरूर जुड़ें। आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर जो सूचनाएं मैं आपके लिए लेके आता हूं वे आपको सबसे पहले मिलें। आप प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी कर सकते हैं। अपने मित्रों के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो आपने ये वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अपन फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।